ओके, आई गॉट माई इन्विटेशन फॉर पीआर। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आप लोग को जो भी यूनिवर्सिटीज़ देखने मिल रही है, अगर आप ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो और मतलब अप्लाई कर चुके हो और ऑफर लेटर आ गया है, या पढ़ाई कर रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, या पढ़ाई करने के बाद पीआर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो ये यूनिवर्सिटीज़ में, देन ओनली ये वीडियो आप लोग के लिए वैलिड है। अदरवाइज दिस वीडियो इज़ नॉट वैलिड टू यू, बिकॉज जो स्ट्रीम या जो प्रोग्राम के बारे में आप लोग को बताऊंगा ये सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही है, उसके अलावा किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, सो दैट इज वाई आई वांट टू टॉक अबाउट दैट बिफोर, बिकॉज पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया कि भाई ये आप लोग के लिए है ही नहीं, तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट कर दिया। एंड इतने दिनों से वीडियोज इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज आई गॉट एन इन्विटेशन। दिसंबर में मैंने इसके लिए अप्लाई किया था एंड मुझे 1.5 महीने के अंदर अंदर, हाँ 1.5 मंथ के अंदर अंदर इन्विटेशन आया था। सो आई वॉज लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड वो पूरा प्रोसीजर पिछले 10 दिनों से चल रहा था, जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। सो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, किस तरीके का प्रोसीजर रहता है, बिकॉज इसमें मेरे को बीच बीच में कुछ बहुत बड़े ट्रबल्स आए थे जो आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएंगे। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इफ यू आर इन दीज यूनिवर्सिटीज दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज इतनी डिटेल में अभी तक मैंने इंटरनेट पर कोई वीडियो नहीं देखी है। एक ही वीडियो के अंदर आप लोग को मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड कोई आपको एजेंट या ये सब को रखने की जरूरत नहीं है इजी वर्क के लिए, ठीक है, खुद से कर सकते हो। सो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रीम में अप्लाई करने वाला है वो है मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम, OINP। सो पहले मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम, मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम। सो जैसे ये लिखोगे आपको पूरा इसका साइट खुल जाएगा, मतलब वेबसाइट खुल जाएगा एंड यहाँ पे आप लोग को पूरा अप्लाई करना है, ठीक है। आपका जो भी प्रोसीजर रहता है सारा यहाँ पे रहता है। पहले बेसिक चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन आप लोग को एप्लीकेशन पे लेके जाता हूँ। वैसे मैंने कर चुका हूँ, पैसे भर के एप्लीकेशन सबमिट हो गया है मेरा। मैं आप लोग को आज के वीडियो में वो सारा सेव्ड है वो दिखाऊंगा, ठीक है। सो एक आइडिया मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले गाइस ओवरव्यू है, मतलब किन लोगों के लिए है। पहली बात तो ये कौन लोग एलिजिबल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, फंड्स कितने होने चाहिए, IELTS में कितने बैंड्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे ओवरव्यू में मिल जाएगी। आप पढ़ सकते हो, एक एक चीज़ मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज जब मैं अप्लाई करने की बात करूँगा आप सब समझ जाओगे। स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे दे रखा है अलग से। स्कोरिंग फैक्टर्स, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ये सब आगे धीरे धीरे पता लग जाएगा। इफ़ यू आर रेडी टू अप्लाई, एलिजिबल ओंटारियो यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीम में आप लोग को बता रहा हूँ और जो एलिजिबल है, एलिजिबल ओंटारियो यूनिवर्सिटीज़, तो वो सारी ये है एल्गोमा यूनिवर्सिटी, ब्रूक यूनिवर्सिटी, कार्लटन यूनिवर्सिटी, लेक हेड, फिर लॉरेंटेन यूनिवर्सिटी, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, फिर ये जो भी इतनी है जो लाइन में दिख रही है आपको सारी की सारी, ये यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ते हो या मैंने जैसे पहले आप लोग को बताया, देन ओनली ये वीडियो आप देखना, वरना फिर बाद में कमेंट करके मत बताना भाई ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो आइडिया रहे आप लोगों को। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का गेम था। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली OINP डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को सारा समराइज दे रखा होगा गाइस कि कौन से आप लोग को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, हर चीज़ एक्सप्लेन कर रखी होगी। मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा तो ज़्यादा इजी रहेगा रादर देन यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे और भी एडिशनल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे आपको जो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं रहती इतने सारी, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपने को जाना होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम स्ट्रीम्स में, ठीक है। सो वंस यू प्रेस ओवर हियर, आपको बिफोर यू अप्लाई ये सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ये सब दिखा रखा है। अब इसका नॉर्मल वेबसाइट पे अकाउंट बनाने का एकदम सिंपल रहता है गाइस। यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, ID पासवर्ड ये सब क्रिएट करना होता है। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है बिकॉज मैं रात में 2 बजे वो सब अप्लाई कर रहा था 1.5 महीने पहले, तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में वीडियो बनाने का नहीं आया। आई जस्ट वॉन्टेड टू अप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल। सो अकाउंट क्रिएट किया मैंने। जब अकाउंट क्रिएट करते हो आपका खुद का पोर्टल बनता है। अब वो पोर्टल के अंदर आपको बेसिक चीज़ें पूछेगा, कोई भी तरीके का प्रूफ नहीं मांगता है, आप जो लिखते हो उसको प्रूफ मान लेता है फॉर टेम्पररी बेसिस। एंड जब आपको इन्विटेशन आता है 1.5 महीने या 1 महीना, जब भी उनका ड्रॉ निकलेगा तब आप लोग को इन्विटेशन आएगा। एंड जब वो इन्विटेशन आएगा, आपने जो भी चीज़ें वो लोग को पहले प्रोवाइड करी है या दिया हुआ है वो सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। अब जैसे IELTS में आपने बोला है मेरे को स्पीकिंग में इतना, लिसनिंग में, रीडिंग राइटिंग में इतने आए हैं, तो वो सारा आप लोगों को इनको अभी प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा TRF अपलोड करके, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग को प्रूफ देना होता है। देन वो टाइम पे जब आप कर रहे होते हो, आप लोग को कौन से आप जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपके कितने फंड्स पड़े हैं बैंक में, जॉब कर रहे हो तो कौन सा नॉक है जॉब का, सारी चीज़ें आपसे बेसिक पूछता है। इट्स ओनली अ 15 to 20 मिनट प्रोसेस।
वो जो प्रोसेस अप्लाई करने का होता है 15-20 मिनट का होता है, बेसिक सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है इसमें कॉम्प्लिकेटेड। आपका यूनिवर्सिटी कहाँ पे है और ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका एक बेसिक सेट ऑफ पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को भी आगे दिखाता हूँ। अब रजिस्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे। तो जो मैंने आप लोग को चीज़ें अभी समझाई वो सारी पहले की है, ठीक है। मतलब जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो वो टाइम पे आप लोग को ये सारी चीज़ें फिल आउट करनी होती है एंड देन सबमिट करना होता है। एंड जब आप लोग को इन्विटेशन आता है उसके बाद का आप लोग को मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उससे पहले का बहुत ईजी है, अभी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं भी आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मेरे को अपने पोर्टल में डायरेक्ट ले गया। अब यहाँ पे उसने नॉर्मल सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करी है। इफ़ यू वांट टू रीड पढ़ सकते हो, बट इतना ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आप जान ले आपको क्या क्या करना है एंड देन आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। फिर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जब भी आप लोग अंदर आते हो आपसे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी पूछता है ऑलवेज। अगर आप इनकेस लॉग आउट हो गए या सेशन आपका बाहर हो चुका है, सो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो ये मेरा पोर्टल खुल चुका है गाइस। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने किया था, मैंने कौन से टाइम पे अप्लाई किया था, अराउंड 1 दिसंबर 2023 में मैंने अपनी फाइल भेजी थी। मतलब EOI मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम में मैंने अपना फाइल सबमिट किया था, जो था 1 दिसंबर। एंड मेरे को 29 जनवरी को मैंने अपना इन्विटेशन, मेरे को इन्विटेशन था एक्चुअली 24 को आया था, बट 29 को मैंने सबमिट करा विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो मेरे टोटल पॉइंट्स हो रहे थे 52। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ का कट ऑफ अलग होता है एंड वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने एक वीडियो में पहले बोला भी था कि अगर आप टोरंटो में पढ़ते हो तो आपके पॉइंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो विंडसर में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो, मैंने वो फाइल ऑलरेडी सबमिट कर दिया तो अभी वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ आप लोगों को कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लेते हो तो मेरे 52 हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के बंदे के 50 पॉइंट्स हो जाएंगे, बिकॉज इनर GTA में आता है। अब GTA में जो भी रीजन्स आते हैं इनका थोड़ा पॉइंट कम रहता है एज कम्पेयर टू आउटर GTA के बाहर हो तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। उसके अलावा IELTS में अगर आपका स्कोर है तो आपको IELTS के पॉइंट्स भी बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। इफ़ यू हैव अराउंड लाइक 8.5 9 आपके पॉइंट्स इससे भी 2-3 ज़्यादा चले जाएंगे। मेरे 52 है तो आपके जाएंगे 54, 55, 56 के इर्द गिर्द पहुँच जाएंगे। ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है बिकॉज कट ऑफ इस बार का निकला है 50 पॉइंट्स का, तो 50 के ऊपर जो भी लोग थे सबको इन्विटेशन आ गया था, या 50 के ऊपर जो भी लोग थे सबको इन्विटेशन आ गया था। सो ये फैक्टर्स के ऊपर आपका पॉइंट्स डिसाइड करता है वो, एंड देन आपको वो इन्विटेशन भेजता है अगर आप कट ऑफ में एलिजिबल हो तो, नहीं तो नहीं भेजेगा। अगर 48 पॉइंट से आपके 50 का कट ऑफ निकला है तो आप लोग को इन्विटेशन नहीं आएगा। उसके बाद का जो ड्रॉ निकलेगा उसमें जो नंबर है उसमें इन्विटेशन आएगा। बट ये जो स्ट्रीम है इसमें इन्विटेशन आता है। अगर 2-3-4 महीने आप वेट करोगे तो 101% आप लोग को इन्विटेशन तो आ ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो, मोस्टली अच्छी खासी रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ ही इसमें एलिजिबल है, उसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है, ओके। सो इसमें बट एक और चीज़ है, मेरे फ्रेंड का और मेरा दोनों का पॉइंट एक था, बट मेरे फ्रेंड को इन्विटेशन नहीं आया है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। जिस दिन हम लोग को इन्विटेशन आया था उस दिन उसको इन्विटेशन नहीं आया था, उसके अगले दिन भी नहीं आया था, 3-4 दिन तक वेट किया बट नहीं आया। देन हम लोगों ने लाइक इन OINP को कांटेक्ट करने का ट्राई किया इनके मेल आईडी के ऊपर, और काफ़ी सारी चीज़ें करी बट कुछ समझ नहीं आया क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम किया था उसने। बिकॉज आई थिंक जब वो फाइल सबमिट कर रहा था उसने कुछ गलत किया हुआ है, दैट्स वाई उसको इन्विटेशन नहीं आया है। सो ये भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है गाइस, जब भी आप लोग कोई भी चीज़ फिल कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता है गूगल पे जाके सर्च करो। नॉक कोड पूछ रहा है तो नॉक कोड गूगल पे सर्च करो। मैं आपको नॉक कोड दिखाता हूँ, अभी सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ, बट जब फाइल पहले करते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। मुझे भी नहीं पता थी जब मैं कर रहा था, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही किया है एंड आ गया है। वैसे इतना कुछ टेक्निकल है भी नहीं, बहुत सिंपल है, आपको आइडिया लग जाएगा। एनीवेज, तो ये था अभी शुरू का। अब आगे फाइल पे प्रेस करते हैं। ओके, सो ये सारे जो भी आपको लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने होते हैं या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिल आउट करनी होती है। ये नॉर्मल जहाँ पे भी आप लोग ड्रॉज में करोगे उससे बहुत अलग है, ठीक है। अगर आपके पास जॉब है तो आपको $14,000 बैंक में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास जॉब थी तो मैंने इतना पैसा दिखाया नहीं था। अगर आपके पास दोनों है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने पर्सनली दोनों दिखाया है, बैंक में पैसा भी दिखा रखा है, इतना पड़ा हुआ है मेरे, एंड जॉब ऑफर भी है। सो मेरी फाइल और स्ट्रांग हो गई,
ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ जॉब का दिखाएंगे कि मैं ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सब धीरे धीरे समझ आएगा। ऑफर लेटर इज़ डिफरेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर इज़ डिफरेंट, ठीक है, दोनों सेम नहीं होते। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं, मैं फालतू में आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। असिस्टेंस विद एप्लीकेशन। सो यहाँ पे इज समवन असिस्टिंग यू द एप्लीकेशन विद कंप्लीटिंग दिस एप्लीकेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदा की हेल्प ले रहे हो आप ये करने के लिए, तो मैंने नो किया था यहाँ पे, ये ऑलरेडी सेव्ड है गाइज। मैंने जो वो टाइम पे सबमिट किया था वो सारा सेव आप लोग को दिखा रहा है, बिकॉज अभी मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। ये फाइल गवर्नमेंट के पास जा चुकी है, अंडर प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी इसका रिजल्ट आएगा आई थिंक अराउंड सम टाइम के अंदर अंदर, लाइक 1 महीने के अंदर अंदर, मेरे को जहाँ तक पता है 25 दिन के अंदर अंदर इनका कुछ ना कुछ अपडेट आ जाता है कि आगे किस तरीके से प्रोसेस करना है, क्या है, वो सारे अपडेट्स आ जाते हैं। तब जो आएगा वो मैं आप लोग को तब एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी का जो है आप अभी जान ले तो आप लोग को हेल्प मिलेगा। सो किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज, बिकॉज आप अगर एजेंट्स के पास जाओगे तो वो अलग चार्ज करेगा, $200 उसका अलग फी होता है ये सिंपल स्टफ करने के लिए। यू डोंट नीड एनी पर्सन फॉर ऑल दिस स्टफ, ठीक है, बहुत ईजी है। अप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। सो यहाँ पे आपको बेसिक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मैं रिकमेंड करता हूँ गाइज आप अपने हिसाब से मत लिखे, आपके पासपोर्ट पे जो भी आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम है उस हिसाब से लिखना। अब मेरे पासपोर्ट पे लकीली मेरा ही नाम है, जय पटेल। यूजुअली क्या होता है, लोगों का नाम रहता है, उनके फादर का नाम रहता है, फिर उनकी सरनेम रहती है, इसमें बहुत ट्रबल्स आते हैं। सो अगर आप इंडिया में देख रहे हो तो हो सके तो चेंज करा देना, बिकॉज मेरे फादर ने पहले से ही मेरा इस तरीके का रखा है कि मेरे को ट्रबल ना आए, ठीक है। बिकॉज आई नो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के बहुत जगहों पे प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडिल नेम एंड उनका इनिशियल, और ये सब बहुत दिक्कत कर देता है। सो सिंपल रखो, क्रिस्प रखो, इजी रखो। एंड अगर नहीं पता है तो पासपोर्ट देख के यहाँ पे लिखना। अपने आप कुछ भी तरीके का आइडिया फिगर आउट करने का ट्राई मत करना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, फिर कंट्री ऑफ बर्थ, फिर कहाँ पे पैदा हुए थे, सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। शादी करी है आप लोगों ने, फिर आपकी प्राइमरी सिटीजनशिप कहाँ थी, आपका पासपोर्ट नंबर, फिर पासपोर्ट इश्यू कब हुआ था, पासपोर्ट एक्सपायर कब हुआ, पासपोर्ट इश्यूइंग कंट्री कौन सी थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों से पूछेगा, बेसिक स्टफ, ठीक है। तो ये फिल आउट करना है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, मतलब आप लोग को कहाँ पे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए ओंटारियो के अंदर आपका एड्रेस क्या है, नॉट कि आप कोई और जगह पे गए हो तो वहां पे आपका एड्रेस क्या है, बिकॉज दिस स्ट्रीम इज ओनली एलिजिबल फॉर ओंटारियो। अगर आप ओंटारियो में ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हो तो ही आप एलिजिबल हो, इसके अलावा अगर आप ओंटारियो के बाहर रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ओके। बिकॉज आपको प्रूफ भी देना पड़ता है जो आगे आपको पता लगेगा। सो यहाँ पे मैंने अपना टेलीफोन नंबर दिया है, अभी का जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वो दे रखा है, ठीक है, जस्ट फॉर देयर क्लैरिफिकेशन कि बंदा ओंटारियो में रहता है। एंड देन आप कौन सी लैंग्वेज में प्रेफर्ड हो, फिर आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, और दूसरे लैंग्वेजेस कौन सी स्पीक करते हो, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। एंड प्लीज़ एड्रेस ओंटारियो का देना, उसके अलावा का कहीं का भी मत देना, वरना फाइल रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो रेसिडेंसी इन ओंटारियो, अब ये वाले सेक्शन के अंदर गाइज ये पूछ रहा है आपसे कि आप कहाँ पे ओंटारियो में 1 साल के अंदर रहे हो, ठीक है। यहाँ ये स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए आप लोगों को ओंटारियो के अंदर स्ट्रेट रहना पड़ेगा, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है तो इनका टाइम फ्रेम 1.5-2 साल का रहता है, 2 साल के इर्द गिर्द का तो रहता ही है, ठीक है, 1.5-2 ईयर्स। सो 1.5-2 ईयर्स में आप लोग ने अराउंड 1 ईयर का स्ट्रेच तो किया ही होगा ओंटारियो के अंदर। सो कहाँ रहे हो वो सारा आप लोग को यहाँ पे नीचे सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर देना है, ओके। सो मैं विंडसर में रहता था, विंडसर में मैंने 2 घर चेंज किए थे, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है, सो दैट उनको पता रहेगी ओके ये ओंटारियो में ही था और ओंटारियो में इतने टाइम से यहाँ पे रह रहा है। और आप लोग को डेट पूछेगा कब से कब तक, अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल भी नहीं ज़रूरत है, बट अप्रॉक्सीमेट इर्द गिर्द होना चाहिए, चलेगा। फिर इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे डू यू हैव लीगल इमिग्रेशन स्टेटस इन कैनेडा, येस। इंडिकेट योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस, तो वर्कर हो आप, मतलब वर्क परमिट पे हो, राइट, तो वर्कर आएगा इसमें। व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट वेर यू इश्यूड, सो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। प्रोवाइड योर यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो ये जो नंबर होता है गाइस ये आपके वर्क परमिट के ऊपर नंबर प्रोवाइडेड होगा, आईडी नंबर करके, क्लाइंट आईडी नंबर करके प्रोवाइडर रहता है वर्क परमिट पे, या कोई भी तरीके से आप लोग ऊपर देखोगे ना राइट साइड पे तो आपको ये नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट का एक्सपायरी कब है वो भी वहाँ पे लिखा होता है। हैव यू और हैज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर और एनी ऑफ योर डिपेंडेंट चिल्ड्रन
if applicable, ever submitted or been included in an application for permanent residency to immigration, refugee and citizenship Canada? No. Usually जो भी लोग अप्लाई कर रहे होंगे ये स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो ये सारे नो ही आंसर आएंगे. एक बार पढ़ लेना, फिर भी इनके आंसर नो ही होते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद नीचे पूछ रहा है, हैव यू सबमिटेड अनदर एप्लीकेशन दैट इज स्टिल इन प्रोसेस विद द ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम? तो नो 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 करके जाने देना. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट करके और सेव कर देना. अभी फिलहाल वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मुझे, बट जब आप लोग ये फाइल फिल कर रहे होगे तो आप लोग को सेव का ऑप्शन दिखाएगा. सेव करने के बाद ही आगे जाना है. इनकेस अगर आप लॉग आउट हो गए तो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, फिर से पूरा भरना पड़ेगा, तो वो अपने को नहीं चाहिए. ओके. फिर एजुकेशन हिस्ट्री पूछता है. अब एजुकेशन हिस्ट्री में ऐसा है कि आपने सबसे पहले तो ये लिखना है कि मास्टर्स, ये जो यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़े हो उसका स्टार्ट डेट, उसका एंड डेट, उसके बाद आप कौन सी फील्ड में थे, आपने क्या पढ़ा, वो फुल टाइम था पार्ट टाइम था, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल का था. कितने साल का मतलब कितने साल पढ़ाई चली है वो नहीं, आपको जब ऑफर लेटर आया था उसमें कितने साल लिखे हुए थे, तो वो 2 ईयर्स रहता है. वैसे पढ़ाई यहाँ पे 1.5 साल में कंप्लीट हो जाती है, 1.5 ईयर में फिनिश हो जाती है, बट आपका जो ऑफर लेटर रहता है या जो भी यूनिवर्सिटी ने भेजा है उस पर 2 ईयर्स रहता है. ठीक है. हैज़ योर डिग्री बीन ग्रांटेड? अगर डिग्री मिला है, यस, बिकॉज डिग्री का डॉक्यूमेंट भी आप लोग को नीचे प्रोवाइड करना होता है. देखो एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो कुछ भी फेक नहीं चलेगा. नीचे जब हम जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके कैम स्कैनर में फोटो लेके या कोई भी एडोब स्कैन में फोटो लेके आपको अपलोड करना पड़ेगा, एंड तभी वो लोग मानेंगे. नहीं कि यहाँ पे लिख लिया तो वैलिड हो गया. ठीक है. सो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो वो प्रूफ आपके पास पड़ा होना चाहिए, वरना मत लिखो. और अगर पूछा है आपके पास नहीं है तो लिखो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ना है. और कुछ सिचुएशंस में अगर नहीं है तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं होते हो. सो ध्यान रखना, अगर डिग्री नहीं है और ये सब चीज़ें नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो. आपके पास डिग्री का डॉक्यूमेंट का फोटो होना चाहिए. ओके. अब जब हम नीचे जाते हैं तो वो पूछता है कि आप लोगों ने आपका बीटेक कहाँ से किया था. तो इंडिया में आप लोग जहाँ से भी पढ़े हो वो यहाँ पे लिख देना, एंड जस्ट नॉर्मल आपका वहाँ पे क्या पढ़े थे, क्या फील्ड थी, वो सारी चीज़ें पूछता है. दिस इज़ वेरी सिंपल बेसिक गाइज, सो आइडिया लग जाएगा. सो आर यू द रेसिपेंट ऑफ अ ग्रांट, bursary or scholarship that requires you to return to your home country or another jurisdiction, another Canada province, territory or another country after the completion of your studies? तो no, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे कोई भी तरीके का रूल हम लोग एक्सपेक्ट करके नहीं आए थे, या हम लोग मतलब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था तो इस तरीके का कुछ भी हम लोगों ने कंडीशन नहीं था. ठीक है. तो ऑब्वियसली नो ही होगा. इज योर ग्रेजुएट प्रोग्राम रन जॉइंटली बाय एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ओंटारियो एंड एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन अनदर प्रोविंस और कंट्री? नो. एक ही प्रोविंस में आप लोगों ने पढ़ा है तभी आप लोग एलिजिबल हो. ओके. सो विल यू परस्यू एनी फर्दर स्टडीज? तो मैंने नो किया है, अगर आप यस करना चाहते हो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है. सो वो सेव करके हम लोग आगे निकलेंगे. फिर वर्क हिस्ट्री. वर्क हिस्ट्री में ऐसा है, आप लोगों ने कनाडा में आने के बाद कहाँ कहाँ पे काम किया है, और वो जो काम था उसमें अगर आप लोगों ने टैक्स पे किया है तभी लिखना, वरना मत लिखना. ओके. सो वो जो कंपनी में आप काम करते थे वहाँ पे टैक्स कट के आपको पैसा आता था, तो आप लोग वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखोगे. तो जो भी, अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था गाइस, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स कर रखी है. सो मेरे को एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा ही फिल करना पड़ा है. यूजुअली लोग दो या 3 या इस तरीके का लिखते हैं, बट आई हैव डन अराउंड 14 to 15 पार्ट टाइम जॉब्स, तो वो सारी मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ी है, और फाइल बहुत लंबी हो गई थी. सो वो जॉब्स का मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे आया था. वैसे यूजुअली तो प्रॉब्लम आया नहीं था, बट यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आया था. मेरे को 6 घंटे लगे वो जॉब की डिटेल फिल करने में. 4 से 5 घंटे लग गए थे. आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज मेरे को एक्जैक्टली याद ही नहीं है मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर चुका था. बिकॉज अगर यहाँ पे मैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड इनको मेरे प्रोफाइल में कुछ भी मिल जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो दैट्स वाई मैं बैठ के पहले तो सोच रहा था कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है क्या क्या किया है. मैंने अपनी खुद की वीडियो देखी इंटरनेट पर जो मैंने डाली थी, और ये वीडियो देखने के बाद मेरे वो सारी चीज़ यहाँ पे फिल आउट करी है, सो दैट मैं कुछ अगर वो टाइम पे बोल दिया हूँ यहाँ पे भूल गया हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो एनीवेज वो तो अपनी स्टोरी है. बट अभी फिलहाल जो मैं करंट जॉब करता हूँ, मेरी जो फील्ड जॉब है वो कहाँ पे है, वो कौन से पोजीशन में है, उसका नॉक कोड क्या है, वो सब आगे पूछेगा वो. बट अभी फिलहाल के लिए आप कितने घंटे करते हो, पार्ट टाइम था, फुल टाइम था, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है. ओके. एंड और ये सारी पेड होनी चाहिए, कोई भी अनपेड काउंट नहीं होती है. फिर ट्रैवल हिस्ट्री एंड अदर एक्टिविटीज़. ओके. अब इसमें अगर आप लोग ओंटारियो में आए एंड ओंटारियो के बाहर आप लोग गए, यूएस गए या कोई भी कंट्री गए, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है. अभी कुछ दिनों पहले गाइस मैं यूएस गया था, तो यूएस पे मेरे पासपोर्ट पे एक स्टैम्प था. यूएस की जब मैंने एंट्री करी थी उसका डेट और टाइम दोनों का वहाँ पे स्टैम्प मारा हुआ था.
सो उसका डिटेल मेरे को यहाँ प्रोवाइड करने का पड़ेगा, बिकॉज नीचे मेरे को वो लोगों ने पासपोर्ट के सारे पेजेस मांगे थे, जहाँ पे भी वीज़ा के स्टैम्प्स हो या पोर्ट ऑफ एंट्री हो या कहीं पे भी आप लोगों ने कोई भी कंट्री में एंट्री किया हो, वो सारा आप लोगों को यहाँ पे नीचे फोटो प्रोवाइड करना पड़ता है। सो वो फोटो देख के मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल आउट करी, कब गया था, कहाँ गया था, कितने टाइम के लिए गया था और क्यों गया था, कौन सा डेस्टिनेशन था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है। डू यू हैव एनी अदर एक्टिविटी एक्सक्लूडिंग एजुकेशन एंड पेड वर्क हिस्ट्री इन द लास्ट 10 years और सिंस द एज ऑफ 18 इफ दिस वॉज लेस देन 10 years अगो? तो नो। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये IELTS के बारे में बात कर रहा है। IELTS के अंदर आपका जो भी आया है, IELTS का TRF का मेरा एक अलग सीन हो गया था, जिसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने एक सर्विस स्टार्ट करी है जहाँ पे आप लोग कोई भी तरीके का डाउट रहता है तो मेरे लाइसेंस्ड इमिग्रेंट एजेंट से पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल आउट करोगे तो आप लोग को मेरी टीम कांटेक्ट करेगी एंड वो सारी सर्विसेज आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आप लोग वीज़ा अप्लाई करने जाओगे तो आपके दिमाग में कोई भी तरीके का डाउट आएगा, SOP LOR प्लस ये रूल्स अभी चेंज हो रहे हैं, राइट? तो चेंजिंग रूल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, उसके अलावा जो जो नए नए रूल्स निकल रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये सारे अगर आपके डाउट्स है तो आपको मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ये आपके डाउट्स क्लियर करेंगे एंड ये सारे लाइसेंस्ड है, कोई भी तरीके का आपको फालतू का नॉलेज नहीं देंगे, पता होगा तभी वो बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे। सो मेक श्योर यू फिल द फॉर्म, आपको वो कांटेक्ट करेंगे एंड आपको अच्छे से गाइड करेंगे ताकि आप कोई भी स्टेप गलत ना ले लो और यहाँ पे आके आप रिग्रेट ना करो। वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, पार्ट टाइम जॉब, आपका अकोमोडेशन के लिए भी आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे। बट आपको मेन डाउट रहेगा वीज़ा अप्लाई करने से पहले, बिकॉज वो टाइम पे डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, किस तरीके से फाइल डालनी है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से प्रोग्राम में जाना है, बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। तो वो सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये सर्विस स्टार्ट करी है। मेक श्योर आप जाए, काफ़ी मेहनत लगती है गाइस ये सब चीज़ें करने से एंड आप लोग के लिए बिल्कुल ही फ्री है। सो नीचे जाओ एंड डू दैट। ठीक है, अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अपना IELTS के बारे में बात करेंगे। इसके लिए पर्सनली गाइस थोड़ा सा ट्रबल आ गया था मुझे। अब हुआ क्या था, जब मैंने अपना IELTS का एग्ज़ाम दिया तो एक TRF आपके घर पे आती है, ठीक है, और वो TRF जो घर पे आती है उसका एड्रेस मैंने गलत लिख दिया था, उसमें फ्लैट नंबर मेंशन नहीं किया था, मैंने सिर्फ बिल्डिंग नंबर मेंशन किया था। तो वो TRF मेरे घर पे आई एंड देन वो वापस चली गई, बट वो कहाँ पे गई वो पता ही नहीं है, बिकॉज ब्रिटिश काउंसिल का जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटर्स है, तो कौन से सेंटर में गई वही नहीं पता। इनका मिसिसागा में एक मेन सेंटर है, उसके अलावा क्यूबेक में दूसरा मेन सेंटर है और छोटे छोटे और एग्जाम सेंटर्स और ये सब है। सो मैंने पहले फाइंड आउट करना चाहा कि मेरी TRF जो है वो गया कहाँ पे। सो बाद में आगे जाके मेरे को पता लगा कि हम्बर कॉलेज में जहाँ पे मैंने एग्जाम दिया था वो लोगों ने लकीली मेरा TRF रखा था उनके पास, वरना अगर वहाँ से वो कहीं और चला गया होता तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती। सो मेक श्योर जब भी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, TRF का जो एड्रेस जो भी आप IELTS के लिए लिखते हो उसमें अच्छे से ढंग से देखना। मैंने जो गलती करी थी वो मत करना। एंड अगर इनकेस आप लोगों ने गलत कर दिया है, आपकी TRF आपके टेस्ट सेंटर या ऑफिशियल जहाँ पे आप लोगों ने दिया था वहाँ पे नहीं है। यूजुअली जब आप ब्रिटिश काउंसिल को कांटेक्ट करते हो तो आपको वही बोलता है कि जहाँ पे आपने एग्जाम दिया था वो टेस्ट सेंटर में जाओ एंड वहाँ पे पूछो। ठीक है, जो भी लोगों ने वो आपका एग्जाम लिया था, फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज था या अगर कोई होटल में ऐसी जगह पे हो रहा है तो कौन कंडक्ट कर रहा था, वो एग्ज़ाम जहाँ पे कंडक्ट होती है उसका नाम होता है, उनको कांटेक्ट करो, उनको मेल भेजो या उनके ऑफिस में जाओ। तो उनको कांटेक्ट करने के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास डिटेल्स नहीं है, देन आप लोगों को अगेन ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके लिए $20-30 देने होते हैं। एंड वो $20-30 देने के बाद मेरे फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। लकीली मेरे को ये सब मगजमारी नहीं हुई, हम्बर कॉलेज में मेरी ट्रांसक्रिप्ट पड़ी हुई थी, बट मेरे फ्रेंड की ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली तो उसको $20 पे करने पड़े। वो ग्रेजुएट स्ट्रीम को अप्लाई नहीं कर पाया था, मतलब उसने डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए थे विदाउट IELTS और उसके बाद में आगे जाके उसने मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम में विद TRF अप्लाई किया था और बहुत झंझट हो गई थी। सो वो सारी चीज़ें मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर एड्रेस लिख रहे हो तो ढंग का एड्रेस लिखना, और अगर हो जाए तो दूसरे TRF के लिए अप्लाई करना। वो दूसरे TRF का अप्रूवल आने में 10 दिन लग जाते हैं। सो ये जो इन्विटेशन रहता है ये 14 नॉर्मल डेज के लिए रहता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो 14 डेज के अंदर अंदर आप लोग की एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। जब वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे उसके बाद आप लोग को 14 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म फिल करके पैसे भर के भेज देना है। ठीक है, सो इस तरीके का गेम रहता है एंड अगर उसमें गड़बड़ हो गई है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। सो ये था IELTS का नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फिल किया। फिर इंटेंशन टू रिसाइड इन ओंटारियो। अब यहाँ पे आप लोग को लाइक 1000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब ऐसा कुछ 1000 वर्ड्स नहीं होता, मैक्सिमम लिमिट 1000 होती है, तो उसके अंदर आप लोग जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। क्यों ओंटारियो में रहना है, ओंटारियो में रह के क्या करोगे, ओंटारियो आपको क्यों, मतलब पर्पस क्या है ओंटारियो में रहने का। अब जैसे इंडिया में हम लोग जब आते तो SOP लिखते थे, याद है,
तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप लोग को क्यों यहाँ पे पढ़ने जाना है या आपको क्यों यहीं पे आना है। सो वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। मैंने बहुत छोटे से सिंपल शब्दों में लिख दिया है गाइस, ठीक है, कि मेरे को अपनी जॉब की वजह से यहाँ पे रहना है, उसका पैकेज अच्छा है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ओंटारियो में मेरे को काफ़ी अच्छी मिलती है, प्लस ओंटारियो का जो क्लाइमेट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस बेटर है। सो यहाँ पे मैं रह सकता हूँ अच्छे से, एंड वो सारी चीज़ों करके मैंने लिखा था। सो एक बेसिक आइडिया मिल जाए, ठीक है, बाकी उतना कुछ डिटेल में कुछ नहीं था। फिर फैमिली इन्फॉर्मेशन अगर कुछ हो तो, अगर फैमिली का कोई एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर रहे हो देन ओनली, वरना नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर सेटलमेंट फंड्स, यहाँ पे आप लोग को सेटलमेंट फंड्स करके दिखाना होता है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि स्टेट द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट आर करेंटली अवेलेबल टू यू टू कवर डे टू डे एक्सपेंसेस फॉर यू एंड योर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इफ अप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 6 months। तो वो फंड्स आप लोग को दिखाने हैं। स्टेट योर करंट और फ्यूचर एनुअल सैलरी फॉर योर जॉब इन ओंटारियो इफ अप्लीकेबल। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देनी है। सो फंड्स का इज यूजुअली यहाँ पे आप लोग ऊपर जाओगे तो IRCC के वेबसाइट पे हर चीज़ मेंशन्ड होती है। सो वंस यू प्रेस ओवर हियर आप लोग को प्रूफ ऑफ फंड्स से रिलेटेड सारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा। अगर नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स 1 है तो आप लोग को $13,757 दिखाना है, 2 है तो 17,000। यूजुअली स्टूडेंट्स 13,007 मतलब जो भी 13,757 है वो दिखाना है। मैंने यहाँ पे 14,000 दिखाया था, एक राउंड फिगर कर दिया था, एंड उसके अलावा टोटल जो था स्टेट या करंट और फ्यूचर एनुअल सैलरी तो वो आप लोग को दिखानी होती है। अप्रॉक्सीमेट, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं देना है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट होता है। कोई आपसे कोई चेक नहीं करने वाला है, वो जस्ट ऐसे नेचुरली पूछ रहे हैं। ये चेक तब करेंगे जब आपके पास जॉब नहीं है। मेरे पास जॉब है तो मेरे को कुछ भी पूछने वाले नहीं है वो, बिकॉज मेरे को जहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्यों कैसे आप लोग को पता लगा इस सर्विस के बारे में, और फिर ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ एज कम्पेयर टू दूसरी, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ये फॉर्मेट में देना है, डॉक में या PPT में या PDF में या जो भी है, इस तरीके के फाइल में ही होने चाहिए। उसके अलावा कोई भी फाइल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूजुअली सारे ही आ गए गाइस, सारे ही फाइल एक्सेप्ट होते हैं इसके अंदर। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एंड अब जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कोरिंग फैक्टर्स मैंडेटरी इफ अप्लीकेबल टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर EOI। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। टैक्स स्लिप्स, पिछले साल आप लोगों ने टैक्स पे किया था तो उसके स्लिप्स, OINP फॉर्म। इसके पहले ये फिल करने से पहले गाइस एक फॉर्म होता है जो आप लोगों को फिल करना होता है। वो फॉर्म मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा। वो फॉर्म आप लोग को नॉर्मली जैसे आप अंदर आते हो तो वो फॉर्म आपको फिल आउट करना होता है, एंड वो फॉर्म उसी डेट, उस पर एक डेट पूछेगा। तो जब आप लोग ये एप्लीकेशन सबमिट करते हो ना, वही डेट लिखना, कोई और डेट मत लिख देना, ओके। वो दोनों डेट्स मैच होनी चाहिए, एप्लीकेशन की और वो फॉर्म फिल करने की सेम होनी चाहिए बेसिकली। फिर पे स्लिप्स टू प्रिंट, मतलब पे स्टब आपका जो भी आया था, मैंने 2 पे स्टब दिखाए थे अपने लेटेस्ट। उसके अलावा मैंने अपना एक फ़ोटो दिया था जो मतलब पासपोर्ट पे हो, वैसा वाला नहीं, कोई नॉर्मल अपना अच्छा क्लीन फ़ोटो हो तो वो प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद मेरा ऑफर लेटर जो था वो, उसके अलावा वर्क परमिट, स्टडी परमिट 2 थी मेरी, एक नॉर्मल थी, उसके बाद मैंने वर्क स्टडी परमिट एक्सटेंशन अप्लाई किया था वो। एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड ऑफर लेटर में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने जॉब के HR के पास जाए, वहाँ पे उसको बोलो कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए। ये आपको तभी चाहिए जब आपके पास जॉब है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको आपके बैंक अकाउंट में $14,000 दिखाने होते हैं। $13,757 आप लोगों को बैंक में दिखाना होता है। बैंक स्टेटमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करनी होती है, ओके। मैंने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करी थी, मैंने खाली अपना बैंक का प्रूफ दिखा दिया था कि भाई इतना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, और वो भी इतना मैटर नहीं करता बिकॉज आई हैव अ जॉब। तो मैंने ऑफर लेटर और एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये दोनों लेटर सबमिट कर दिए थे, तो वहीं पे मेरा काम हो चुका था। वो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, हर चीज़ के सेक्शन अलग अलग है, बट मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर अपलोड करे थे, फिर नीचे भी अपलोड करे थे, सो दैट उनको कोई तरीके का डाउट ना रहे। फिर हम लोग बात करेंगे डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट जब भी पढ़ाई खत्म होती है अपने इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर उसको क्या बोलते हैं, बट आपके ऑफिस होती है, आपके हर जगह पे, आप यूनिवर्सिटीज़ में ऑफिस होती है, वहाँ पे पढ़ाई खत्म होने के बाद आप लोग को ट्रांसक्रिप्ट मांग लेना जाके, कुछ $8 या $9 देने होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट आपको दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 ट्रांसक्रिप्ट ली थी इन केस मेरे को अगर कहीं पे वेस्ट करने के लिए कोई अपलोड भेजनी पड़े या कोई भी तरीके के और अप्रूवल के लिए भेजनी पड़े, तो वो ट्रांसक्रिप्ट मैंने यहाँ से और अपने इंडिया से जो था वो भी कर लेके आया था। सो जस्ट बिकॉज इसलिए 2 ली थी कि अगर इनकेस एक भेज दी तो दूसरी मेरे पास रहे फोटो कॉपी खींचने के लिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट का सारे पेजेस, मैंने पासपोर्ट पे सारे पेजेस दिए थे,
यहाँ पे वो लोगों ने सिर्फ कैनेडियन वीज़ा एंड पोर्ट ऑफ एंट्री पूछा था, बट मैंने अपने जितने भी पेजेस थे वो सारे दे दिए थे। यूएस वीज़ा प्लस यूएस में कब एंट्री करी, फिर मैं वापस कब आया, उसके अलावा फिर मैंने कनाडा में कब मैं आया था, कनाडा वीज़ा कब मिला, स्टडी परमिट, हर तरीके का थप्पा मैंने वो लोग को दिखा दिया था ताकि उनको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, फिर IELTS का TRF, ये बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करने होते हैं। फिर अटेस्टेशन फॉर्म मैंडेटरी, जो फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया OANP का जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप लोगों को फिल करना है। वो जो डेट होती है और एप्लीकेशन की डेट सेम होनी चाहिए, मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, राइट। फिर फोटोग्राफ मैंडेटरी, जो भी फोटो है क्लियर होना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, ब्लर दिखेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, पासपोर्ट पे जो भी फोटोज थे वो सारे, योर फैमिली, इसमें अपने का कुछ भी नहीं है। स्टेटस डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय IRCC और CBSA मैंडेटरी, स्टडी परमिट, वर्क परमिट और सब की बात कर रहे हैं। सो मेरे 3 थे तो मैंने अपलोड करे थे। रेसिडेंसी इन ओंटारियो में आपको प्रूफ देना होता है। रेसिडेंसी इन ओंटारियो में आप लोग को प्रूफ देना होता है कि आप लोग ओंटारियो में रह रहे हो। सो पे स्लिप्स दिखा सकते हो, आपका फ़ोन का बिल दिखा सकते हो, आपका लीज डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, ये सब एक तरीके का प्रूफ होता है। ठीक है, तो जो भी है आपके पास वो दिखा देना। मैंने पे स्टब इसलिए दिखाया है ताकि उनको पता लगे कि ये जॉब कर रहा है, प्लस ये कहाँ पे जॉब कर रहा है और ये जॉब ओंटारियो में ही है कि नहीं, वो सारा प्रूफ मैंने इनको पे स्लिप में दिखा दिया था। उसके अलावा एजुकेशन के अंदर आता है अपना डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये 2 चीज़ें होती है। लैंग्वेज में अपना TRF आता है। सेटलमेंट फंड, यहाँ पे आप लोगों को या तो पैसा दिखाना है बैंक में कितना पड़ा है, या तो ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये 2 चीज़ें। मैंने अपना ऑफर लेटर और एम्प्लॉयमेंट लेटर दोनों अपलोड किया है। आपके पास नहीं है तो आप बैंक जाए, उनको बोलो मेरे को बैंक में से पूरा अपना बैंक स्टेटमेंट निकालना है, तो आप लोग बैंक स्टेटमेंट निकाल के देंगे, वो आप लोग को यहाँ अपलोड करना है। सो दैट उनमें उसमें सब पता लग जाए कितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं, सब आइडिया लग जाता है। ठीक है, उसके बाद रेज्यूमे बनाना है। हाँ, ये रेज्यूमे भूल गया मैं। तो जो भी जॉब्स आप लोगों ने करी थी वो जॉब्स क्या थी, किस तरीके की थी, उसमें क्या क्या किया था, उस तरीके का पूरा एक रेज्यूमे बनाना होता है और रेज्यूमे अपलोड करना होता है। ठीक है, ये जॉब सिर्फ ओंटारियो में अगर करी है तो ही लिखना, उसके अलावा मत लिखना। एंड ये जॉब्स में आप लोगों ने टैक्स पे करना किया होना चाहिए, तभी वैलिड गिना है, वरना वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके का सारा कामकाज था। फिर इंटेंशन टू रिसाइड इन ओंटारियो, मैंने ये नहीं किया था, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, बट मैंने इसको फिल नहीं किया है। करना चाहो तो कर सकते हो, SOP पूरा लिखना होता है, मैंने ऊपर लिख के बताया था, बट नीचे यहाँ पे कुछ नहीं किया है। ठीक है, सो ये था गाइज आज का वीडियो, जो इसमें मेरे को आप लोगों को बताना था कि ये सारी चीज़ें होती है। एक बार ये सारा कर देते हो, उसके बाद आपको एंड में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होती है। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। समरी में आपसे एप्लीकेशन समरी में ये पूछेगा कि इफ़ योर एप्लीकेशन इंक्लूड्स एन एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। ठीक है, मतलब वेस की बात कर रहा है। आपने कोई भी तरीके का बाहर से आपको वेस कराना पड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी टिक नहीं किया है, नाम लिख के डेट लिख के सबमिट कर दिया था। एंड इसका एप्लीकेशन फ़ी होता है $1500। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तब पैसा देके आप लोग को सबमिट करना होता है, एंड देन वो अंडर रिव्यू जाता है। आंसर इनका 1 महीने में आ जाता है। ये PNP जो होता है ना, ये वो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड एक बार ये नॉमिनेशन आ जाता है, उसके बाद आप लोग को आगे के प्रोसीजर्स होते हैं, वो मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा, बिकॉज अभी आप लोग को बहुत कुछ समझ आ गया है, राइट। सो इन केस इफ यू स्टडिंग इन दीज यूनिवर्सिटीज़, आपको इस तरीके से जाना है। सो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा होगा। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। जितना मैं बता सकता था डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर ज़रूरत लगी तो। बाकी आई थिंक आपको यहाँ पे सारा आइडिया मिल गया होगा। सो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।